हे गाइस। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं, दुनिया का वो लैंड एरिया है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर। और यहाँ की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूरी दुनिया में रिलेटिवली काफ़ी हाई है। हाईएस्ट नहीं तो काफ़ी हाई, ऑलमोस्ट अमंग्स दी हाईएस्ट तो होगी ही। और ये शुरू से ही ऐसा ही था, क्योंकि ये एरिया फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम जब से सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं तब से ही ये एरिया डेवलप था। तो शुरू से ही इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट थी। लेकिन पहले के और अब के टाइम में फ़र्क ये पड़ा है कि पहले ये एरिया हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ साथ सबसे रिचेस्ट भी था पूरी दुनिया में। और पिछले 200 सालों में ये चेंज आया है कि अब ये एरिया उतना ही ज़्यादा पॉपुलेटेड तो है अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन उतना ज़्यादा रिच नहीं है। बल्कि इनफैक्ट सबसे गरीब देशों में या सबसे गरीब दुनिया के हिस्सों में इसको शामिल किया जाता है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न्स दिए जाते हैं, रेटोरिकल रीज़न्स, जैसे कि विदेशी लोगों ने आके आक्रमण कर दिया इस एरिया पे। फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्क लोगों ने, अफ़गानों ने, मुग़लों ने, मंगोलों ने, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने। तो बाहर से बहुत सारे इन्वेडर्स आए और उन्होंने लूट लिया देश को। और ये इस पूरे एरिया का, मेनली इंडिया और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो एरिया है, इस एरिया का जो भी ख़जाने थे या जो भी राजा थे उनको लूट लिया जाता था, लोगों को लूट लिया जाता था। तो ये एक रीज़न दिया जाता है गरीब होने का। उसके अलावा एक और ये रीज़न दिया जाता है कि इस एरिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से भी लोग काफ़ी गरीब हैं। और इसी तरीके के रेटोरिकल रीज़न्स दिए जाते हैं, जिसका अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के टाइम में उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्योंकि जो हमारे लास्ट इन्वेडर थे, जो लास्ट जिन्होंने हम पे एक तरीके से कब्ज़ा कर रखा था, वो थे अंग्रेज़। और वो 1947 में चले गए थे। तो 1947 से जो बिल्डअप का प्रोसेस है रीबिल्डिंग का, वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो और हो भी गया ऑलमोस्ट। लेकिन उसी टाइम पे जो दूसरी कंट्री हैं जिन्होंने अपना रीबिल्ड प्रोसेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल सिंगापुर या फिर हांगकांग, जो कि ऑलमोस्ट वैसी ही सिचुएशन में थी, रैग टैग सिचुएशन में जैसे कि हम थे उस वक्त, उन देशों ने अपने आप को काफ़ी बिल्ड किया कर लिया है अब तक। और हम उनके कंपैरिजन में इतना अच्छा अपने आप को बिल्ड नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए पॉपुलेशन एक हद तक इम्पैक्टफुल हो सकती है, बट उसका ही पूरी गलती नहीं है उसकी कि पॉपुलेशन की वजह से ही नहीं हो पाया। इसकी वजह से सबको पता है कि करप्शन और अनएफिशिएंसी भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन जो रीज़न मुझे बहुत ही बेवकूफ़ाना लगता है वो ये है कि इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया में जो देशों के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान फेमस है अपनी दुश्मनी के लिए पूरी दुनिया में, कि कितनी मतलब कट्टर दुश्मनी है इन देशों के बीच में। तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना रीज़न है कि आप अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, अपने लोगों की सिचुएशन को नहीं बेटर कर पा रहे, बट एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियारों में और लड़ाई के सामान में और अपनी फ़ौज में पैसे खर्च कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, और अपने लोगों को भी मरवा रहे हो साथ में। जो कि वही जवान लोग दूसरी कितनी ही चीज़ों में, इनोवेशंस में, बिज़नेस बिल्ड करने में, एंटरप्रेन्योरशिप में कितने ज़्यादा अपना योगदान दे सकते हैं, कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ने में मर जाते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदुस्तान अमीर था क्यों। ये जो एरिया था ये दुनिया में शुरू से ही सबसे अमीर था क्यों, इसकी वजह क्या थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट हर तरीके के इस एरिया में है। लैंड भी इनफ है और लैंड की क्वालिटी भी अच्छी है, खेती इनफ हो सकती है, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन सस्टेन हुई। पॉपुलेशन से ये है कि पॉपुलेशन थी यहाँ पे इतनी बड़ी क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद सिविलाइजेशन डेवलप हुई यहाँ पे, और सिविलाइजेशन के साथ साथ एजुकेशन डेवलप हुई। और एजुकेशन बोथ एकेडमिक और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, जैसे कि चीज़ें बनाना, क्राफ्टमैनशिप, ये सब कुछ। और साथ ही साथ नॉलेज भी डेवलप हुई, जैसे एस्ट्रोनॉमी और इसी तरीके की दूसरी डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेजेस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि
पावर से वेल्थ लूटा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उस बॉम्ब से आप किसी और को मार सकते हो, किसी और को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन वो बॉम्ब अपने आप में कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरीके से जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना थी, या फिर जिनके पास बहुत ही विशियस तरीके की लड़ने वाली फ़ौजें थी, विशेष तरीके से लड़ने वाली फ़ौजें थी पुराने टाइम में, वो अपने आप में कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो लूटते थे दूसरों का प्रोड्यूस किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मंगोलों को ले लो, तो मंगोल आर्मीज़ फेमस थी अपने टाइम में लड़ने के लिए, और उन्होंने फेमसली दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टीजियस हिस्से पर राज भी किया हुआ है। कॉन्टीजियस मतलब जो समुद्र से ब्रोकन ना हो, बल्कि कॉन्टीजियस पीस ऑफ लैंड, जो पूरा इकट्ठा पीस ऑफ लैंड हो। तो सबसे बड़ा शासन आज तक की हिस्ट्री में मंगोलों का रहा है। वो लड़ने में बहुत अच्छे थे और क्रूर भी थे, आई मीन क्रूअल थे। तो इस तरीके से वो लड़ने में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की। हाँ, उन्होंने कुछ शासन करने के तरीके अच्छी तरीके से डेवलप किए हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, लेकिन वो भी जैसे ही उनकी अच्छी लीडरशिप पास हुई टाइम के साथ साथ, तो वो पूरा स्ट्रक्चर टूट गया, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको चाहिए इनोवेशन, प्रोडक्शन और इकोनॉमी की मेंटेनेंस। इकोनॉमी की मेंटेनेंस का मतलब है जब भी आप क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की या किसी भी एरिया की चेंज होती रहती है, और उसमें टाइम के साथ साथ चेंजिंग सिचुएशन के साथ साथ रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो इसे आप इकोनॉमिक मेंटेनेंस कह सकते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करोगे, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे एज अ कंट्री। और इन चीज़ों के लिए पावर अपने आप में प्री रिक्विजिट नहीं है। पावर सिर्फ कंट्री को सेव करने के लिए इनफ होनी चाहिए, तो वो अपने आप में बहुत है। तो लकीली ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल थी। लोग, रिसोर्सेज, नॉलेज, सिविलाइजेशन, और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लगभग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम्स से 200 साल पहले तक, लगभग 200 साल पहले तक इंडिया द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था। अब आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? ये सारी चीज़ें अभी भी इंडिया में हैं। लगभग रिसोर्सेज भी हैं, पीपल भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कैपेबल हैं, बट आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा टाइम के हिसाब से, या जो उनका बेस्ट पॉसिबल वे में उन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा। उसके अलावा अंग्रेज़ जो थे वो स्मार्ट थे और दूरदर्शी थे, फोरसाइटेड। वो जानते थे कि अगर जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो ये अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेसिस है डेवलप होने के लिए। जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हमारे पास है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के लोग इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। इसके पीछे उस टाइम पे उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम आपस में ही थोड़ा लड़ते रहें, जो कि काफ़ी लोगों का मानना भी है। और इस चीज़ ने सही में काम किया भी है, आज तक कर रही है। हम आज तक आपस में लड़ रहे हैं और अपने रिसोर्सेज और लोगों को गंवा रहे हैं एक दूसरे से लड़ने में। उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अभी तक अपने इश्यूज़ को फिक्स नहीं कर पाए 1947 से अभी तक, और कोई भी ईयू टाइप का सिस्टम नहीं बना पाए जिसमें फ्री लोगों की एक देश से दूसरे देश में आना जाना हो, जिसे कहते हैं फ्री मूवमेंट, कोई फ्री ट्रेड हो, है ना। और ट्रांसपोर्ट के वेज जैसे हाईवेज़ और रेलवेज़ डेवलप करना होता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेलवेज़ थी, और जितनी मेरी नॉलेज है 1965 तक रेल भी चलती थी। लेकिन उसके बाद भी समझौता एक्सप्रेस एक रेल है जो चलती है, पता नहीं वो इस टाइम कितनी एक्टिव है, लेकिन कोशिशें हुई, लेकिन हम उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए अभी तक। और इस सारी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस और नॉलेज की कमी है, क्योंकि वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला आगे बढ़ेगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसके बजाय ये नहीं सोचते कि कैसे अगर यूएस एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो मैक्सिको एक मीडियोकर इकोनॉमी होने के बावजूद भी यूएसए के डेवलप होने से कितना फ़ायदा उठाता है। मैक्सिको सबसे तेज़ी से
ग्रो होती हुई इकोनॉमीज़ में से एक है दुनिया में, और उसका सिर्फ एक कारण है कि उसके पड़ोस में यूएसए है। क्योंकि अगर आप मैक्सिको की खुद की या फिर उसकी साउथ की कंट्रीज़ की बात करोगे तो वहाँ सिर्फ गैंग्स हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रग्स का कारोबार होता है, कोकेन और हेरोइन का। बट एक पड़ोस में एक बड़ी इकोनॉमी होने का कितना बड़ा फ़ायदा होता है, इसका एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल के तौर पे मैक्सिको को लिया जा सकता है। और जिन लोगों का काम है कि वो इस अवेयरनेस को बढ़ावा दें कि कैसे लोगों को ये बताया जाए कि एक दूसरे के आगे बढ़ने से हम सबका फ़ायदा है, धीरे धीरे एक ट्रिकलिंग इफ़ेक्ट के थ्रू जो लोग पीछे भी रह जाएंगे वो भी एटलीस्ट एक ऑन पार हो जाएंगे लाइफ की उन चीज़ों के इन टर्म्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में हर कोई अमीर नहीं है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में हर कोई अमीर नहीं है, पर जो सबसे गरीब लोग हैं उनको भी एटलीस्ट लाइफ की मिनिमम चीज़ों के लिए स्टेट असिस्टेंस मिलती है। तो इसलिए कोई भी इतना गरीब नहीं है कि वो जीत भी नहीं पा रहा, जैसे हमारे देशों में होता है कि दवाई नहीं है, या फिर लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं और लोगों के पास घर नहीं है। तो इतनी बुरी हालत में कोई भी नहीं पहुंचता, अनलेस कि वो होमलेस हो, ड्रग एडिक्ट हो, तो इतनी बुरी हालत में नहीं पहुंचता। एटलीस्ट इतनी फैसिलिटी इन कंट्रीज़ में है। तो जैसा मैं कह रहा था कि जिन लोगों का एक काम है कि वो लोगों को अवेयर बनाए कि आपस में लड़ने से फ़ायदा नहीं है, वो लोग एक्चुअली इस बात को प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली कि कैसे आपस में लड़ा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्शन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी देश में, तो कुछ लोग जिनके पास कोई और पॉइंट नहीं है ऊपर उठने के लिए और जल्दी आगे आने के लिए, जल्दी फेमस होने के लिए, और इनफैक्ट अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, हर तरीके के लोग जो कि नॉन सीरियस हैं, या तो नॉन सीरियस हैं या तो फिर बस वो स्टार्टिंग में उठना चाहते हैं, उनको कोई नाम नहीं मिल रहा है। जैसे एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, एटलीस्ट नाम तो हुआ। तो वो उस थ्योरी पे चलते हुए एक दूसरे देश को गालियाँ देते हैं या फिर उनको दुश्मन ठहराते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये कैसे दुश्मन है। और इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जगह उल्टा उनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं उनकी सोच को, कि कैसे आपस में लड़ने में फ़ायदा है, या फिर कैसे सामने वाला हमारा दुश्मन ही है। और ये बिल्कुल अटल सच है। क्योंकि अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो अगर मैं इंडिया को दुनिया की किसी भी कंट्री से कंपेयर करूँ, इवन मैं अगर नेपाल और भूटान जो कि इवन और क्लोज़ है हमारे, उनसे अच्छे रिलेशंस भी हैं, तो भी जो पाकिस्तान का जो एरिया है, वो लोग जो एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया है उससे सबसे क्लोजेस्ट हैं। एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, एक दूसरे की तरह की मिलती जुलती सोच है, चीज़ों पे रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है एक्सेप्ट फॉर रिलीजन। और रिलीजन के भी टर्म्स में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स भी दोनों कंट्रीज़ में है। जस्ट उनका आउटलुक टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारा सेक्युलर है और उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन के से ओरिएंटेड है। बट अगर देखा जाए तो पूरा सब कुछ मिला के तो हम एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया से सबसे ज़्यादा सिमिलर कंट्री अगर कोई पूरी दुनिया में है तो पाकिस्तान है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट हो जाती है जब आप किसी थर्ड कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल यूएई या फिर यूएस या फिर यूके, जहाँ पे आपको इंडियन मिलेंगे और पाकिस्तानी मिलेंगे, तो वो दे गेट अलोंग वेरी वेल। एंड द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ दैट दे आर ऑलमोस्ट द सेम पीपल। लेकिन फिर भी अपनी बैक होम अपनी कंट्री में सब लड़ाई करते हैं, और जो भी सिचुएशंस हैं सबको पता ही है आजकल। तो गोइंग फॉरवर्ड एक ही तरीका है, अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसान की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, हम ऐसे ही हमेशा लड़ते रहेंगे। और अगर एक टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, तो ये 47 से अभी 70-75 साल एक बहुत छोटा पीरियड है। हमारे मुकाबले अगर यूरोप में देखा जाए तो वो लोग तो आपस में पता नहीं हज़ारों साल से लड़ते रहे हैं। लेकिन हमारी जो ये दुश्मनी है इतनी ये इतनी विशियस लगती है अपने आप में, ये इतनी विशियस है नहीं एक्चुअली, इसे उस तरीके से दिखाया जाता है। तो एक बहुत छोटा टाइम है अगर दुश्मनी के हिसाब से भी देखा जाए, तो हमें ये चाहिए कि हम इसे भूल जाएं, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और हम हमेशा ही ऐसे आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे।
तो वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट एंड को एग्जिस्ट with each other and respect each other and we will be on the top of the world again. सिर्फ ज़रूरत है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की. अगर सामने वाले ने गलती की तो सोचो कि क्यों की होगी, और एक बार को माफ़ करना भी सीखो क्योंकि आप धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हो एक दूसरे से. और अगर धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो रिलीजन तो यही सिखाता है कि अगर सामने वाले से गलती भी हो गई है तो एक बार माफ़ भी कर देना चाहिए. तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ही की है, अदरवाइज़ हम हमेशा लड़ते रहेंगे. तो ज़रूरत है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आपस में इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करें, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल स्टार्ट करें. इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो होगी. आर्मी वाला जो एक सेगमेंट है हमारे रिलेशंस के बीच में, उसको हम कोशिश करें कि वो सबसाइड हो किसी तरीके से, ताकि अगर वो सबसाइड होगा धीरे धीरे होगा, तेज़ी से तो हो नहीं सकता, तो आपस में एक दूसरे में ट्रस्ट भी बढ़ेगा और इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो होगी, लोगों को फ़ायदा होगा. जो एक एंड ऑफ द लाइन जो बंदा खड़ा है, जो सबसे गरीब इंसान है सोसाइटी के बीच में, उस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा इससे, और उसी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है. तो आई होप आपकी सोच पे थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा इस वीडियो से. अगर आप पहले ही इसे सपोर्ट करते हैं तो और भी अच्छी बात है. थैंक यू फॉर लिसनिंग.